नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रियो डी जेनेरो में हाल ही में हुए 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। ये 6-7 जुलाई को हुआ था जी। और इसका विषय था अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। काफी भारी भरकम विषय है। हाँ, विषय तो ऐसा ही था और ये सम्मेलन काफी अहम भी रहा। हाँ, 2 वजह खास रही है ना। एक तो इंडोनेशिया पहली बार इसमें शामिल हुआ बतौर फुल मेंबर। बिल्कुल। तो अब 11 सदस्य हो गए हैं ब्रिक्स में। 11 सदस्य। और दूसरी तरफ चीन और रूस, उनके राष्ट्रपति नहीं आए। हाँ, उनकी गैर मौजूदगी भी काफी चर्चा में रही। ये दिखाता है कि मतलब ये सिर्फ एक रूटीन मीटिंग नहीं थी। सही बात है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये जो स्रोत है हमारे पास वो इस रियो सम्मेलन के बारे में क्या बताते हैं। बिल्कुल, देखते हैं कि रियो घोषणा और बाकी की जो बातचीत हुई उससे क्या मुख्य बातें निकल कर आई। ये बदलते हुए ग्लोबल समीकरणों का एक आईना है, कह सकते हैं। तो सबसे पहले वो रियो घोषणा ही ले लेते हैं। हाँ। 126 पॉइंट्स थे उसमें, काफी लंबी लिस्ट। हाँ, काफी विस्तृत थी। लेकिन उसका निचोड़ क्या था, मतलब मेन फोकस कहाँ था? देखिए, मुख्य जोर जो था वो मौजूदा जो मल्टीलैटरल संस्थाएं हैं उनमें सुधार पर था। जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, IMF है, WTO है, इन सब में घोषणा का सार ये था कि भाई अब दुनिया बदल गई है, मल्टीपोलर हो गई है और ग्लोबल साउथ की आवाज अब ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन संस्थाओं को भी बदलना होगा, उनको ये हकीकत दिखानी होगी। यानी ग्लोबल साउथ चाहता है कि उसकी सुनी जाए। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई रस्म अदायगी नहीं थी, ये दिखाता है कि ग्लोबल साउथ के देशों में मौजूदा व्यवस्था को लेकर एक तरह का असंतोष है। अच्छा, और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री का क्या योगदान रहा? उन्होंने भी तो कई मुद्दों पर बात की थी। वैश्विक शासन, शांति, सुरक्षा, AI का भी जिक्र था। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम बातें रखी। एक तो उन्होंने यही दोहराया है कि वही ग्लोबल संस्थानों में सुधार की बहुत जरूरत है और तुरंत जरूरत है। तुरंत, हाँ। और दूसरा, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, मतलब कोई नरमी नहीं। इसमें उन्होंने अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले का भी जिक्र किया। अच्छा, उसका भी जिक्र आया। और वो AI वाली बात, AI फॉर ऑल, वो काफी इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, वो एक नया एंगल था। उन्होंने सभी के लिए AI का एक विजन रखा और कहा कि एक जिम्मेदार AI गवर्नेंस का ढांचा बनाना चाहिए। जिम्मेदार ढांचा? जी, ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। और इसी में उन्होंने एक ब्रिक्स साइंस और रिसर्च रिपोजिटरी बनाने का भी प्रस्ताव दिया, मतलब तकनीक का फायदा सबको मिले। ये तो अच्छी बात है। साथ ही उन्होंने वही पुरानी लेकिन जरूरी बात दोहराई कि सतत विकास के लिए ग्लोबल साउथ को क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी चाहिए, विकसित देशों से। हाँ, विकसित देशों से। और आखिर में ये भी तय हुआ कि अगला यानी 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026 में भारत होस्ट करेगा। ओके, भारत में होगा अगला सम्मेलन। चलिए अब कुछ ठोस नतीजों और जहां थोड़ी खींचतान दिखी उन मुद्दों पर आते हैं। जलवायु परिवर्तन पर क्या हुआ? जलवायु पर साफ तौर पर कहा गया है कि विकसित देश पैसा दें, मतलब क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए फाइनेंस मुहैया कराएं। ब्राजील की एक पहल है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी, उसका समर्थन किया गया। अच्छा। और चीन और UAE ने तो इसमें निवेश का वादा भी किया। लेकिन इसमें एक मजेदार बात ये भी थी कि यूरोप के जो कार्बन टैक्स और डिफॉरेस्टेशन वाले कानून हैं, उनकी आलोचना भी हुई। हाँ बिल्कुल, उन्हें एक तरह का छिपा हुआ संरक्षणवाद बताया गया कि आप हमें मदद भी नहीं कर रहे हो और हमारे एक्सपोर्ट पर रोक भी लगा रहे हैं। तो दोहरा रवैया, एक तरफ मदद मांग रहे हैं, दूसरी तरफ पश्चिमी नीतियों पर सवाल भी उठा रहे हैं। व्यापार में भी कुछ ऐसा ही दिखा, अमेरिका वाला मामला। हाँ, व्यापार में तो तनाव साफ दिखा। अमेरिका जो एक तरफ टैरिफ लगाता है उसकी कड़ी निंदा हुई, बिना नाम लिए शायद। हाँ, सीधे नाम नहीं लिया लेकिन इशारा साफ था। कहा गया कि ये ग्लोबल ट्रेड के लिए खतरा है। और इसी बीच आपको याद होगा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी भी दे दी, हाँ, कि ब्रिक्स देशों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे। बिल्कुल। तो माहौल काफी गर्म रहा और इसी वजह से डॉलरीकरण में भी काफी रुचि दिखाई सदस्य देशों ने, मतलब डॉलर पर निर्भरता कम करना। जी, और कैसे दूसरे पेमेंट सिस्टम बनाए जा सकते हैं, इस पर भी बात हुई। ओके, और शांति सुरक्षा के मुद्दे? वहां भी ईरान पर जो हमले की बातें हो रही थी और गाजा में जो बमबारी चल रही थी उसकी निंदा की गई और फौरन युद्ध विराम की मांग की गई। साथ ही फिलिस्तीनी मुद्दे पर 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन दोहराया गया। और आतंकवाद पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था। ठीक है। टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में कुछ और खास, AI के अलावा? हाँ, AI पर तो जिम्मेदार फ्रेमवर्क की बात हुई ही। साथ में जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, NDB, हाँ, NDB, उसको कहा गया कि वो सदस्य देशों की जरूरत के हिसाब से लोन दे, डिमांड ड्रिवन हो और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स पर फोकस करें। ठीक है।
लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, सब कुछ बिल्कुल आसानी से नहीं हुआ। कुछ अंदरूनी दिक्कतें, मतभेद भी थे। हाँ, बिल्कुल थे। स्रोत यही बताते हैं कि ग्रुप बड़ा तो हो गया है, 11 देश हो गए हैं, लेकिन सबके हित एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोकतांत्रिक देश हैं, कुछ थोड़ी अलग शासन व्यवस्था वाले, तो उनके बीच मतभेद तो हैं। और वो बड़े नेताओं का ना आना, चीन और रूस के राष्ट्रपति। हाँ, उसका भी असर पड़ा और कुछ मुद्दों पर, जैसे अमेरिका की आलोचना में, थोड़ी सतर्क भाषा का इस्तेमाल हुआ, सीधे नाम नहीं लिया गया। तो ये दिखाता है कि एकता बनाए रखना कितना मुश्किल है। बिल्कुल, ये एक नाजुक संतुलन साधने जैसा है। ग्रुप का विस्तार, उसका बढ़ता प्रभाव तो दिखाता है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रीय हितों को एक साथ लाना ये एक बड़ी चुनौती है। तो अगर हम समेटें इसे तो कह सकते हैं कि रियो सम्मेलन, ब्रिक्स के विस्तार और ग्लोबल साउथ की आवाज को और बुलंद करने की दिशा में एक अहम पड़ाव था। हाँ, ये कहा जा सकता है। इंडोनेशिया का शामिल होना एक बड़ी बात थी और वैश्विक सुधारों पर जो बातें कही गईं वो भी काफी बोल्ड थी। लेकिन चुनौतियां भी साथ साथ दिखीं। बिल्कुल, अंदरूनी मतभेद दिखे, बाहर से दबाव दिखा, खासकर अमेरिका से व्यापार वाला तनाव और बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी भी एक फैक्टर रही। और इस सब में भारत एक तरह से कह सकते हैं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, क्लाइमेट जस्टिस, डिजिटल गवर्नेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन का एक मजबूत पैरोकार बनकर उभरा। तो यहाँ एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है जी कि क्या ये जो अब 11 देशों वाला बड़ा ब्रिक्स समूह है जी वो इन सब अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों से निपटते हुए जो रियो घोषणा में इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं उन्हें असल में जमीन पर उतार पाएगा? हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है। ये महत्वाकांक्षाएं हकीकत में बदलेंगी या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। देखना दिलचस्प होगा।